बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी बहुत अहमियत की हामिल है, इसे मजीद तक़वियत देंगे। सेहत, तालीम और माशी तरक्की के शोबों में मुआवनत बढ़ाएंगे। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे सदर जो बाइडन। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना हमारा हदफ है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए विफाक, सूबों और तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। माशी तरक्की और अवामी फलाह के फैसलों में इंतजामी रुकावटें नहीं आने देंगे। मईशत की बेहतरी के लिए किसी किस्म का सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली सरतारी से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइली मसालिम के बारे में ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का आया था। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए गजा तक इमदाद पहुँचाने की कोशिशें तेज़ करे। सदर मुमलिकत। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले, रफ़ा, दीर अल बला और खान यूनस पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 112 ज़ख्मी। गज़ाई बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का हुक्म। इसराइल का शाम के सूबे हलब पर फ़िज़ाई हमला, फ़ौजियों समेत 42 अमवात, दर्जनों ज़ख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी टीम से मुलाकात। अब तक होने वाली तहकीकात पर गुफ्तगू। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की बेशाम में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द कटहरे में लाने की यकीन दहानी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें न देने का वादा पूरा करे। दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बिरादरी को अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अफगानिस्तान को किसी सूरत दहशतगर्दों की आमाजगाह न बनने देने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, टारगेटेड सब्सिडी देने पर IMF ने कभी एतराज़ नहीं किया। महासिल में इजाफा, तवानाई के शोबे में नुकसानात की कमी और कौमी इदारों को खसारे से निकालना तरजीहात में शामिल है। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर नफाज यकीनी बनाएंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। ज़राई शोबे की तरक्की का मिशन। पंजाब हुकूमत की मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल ज़राई सेंटर बनाए जाएंगे। काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और तलब का मुकम्मल डेटा जमा करने की हिदायत। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। जमहूरियत के तसलसल और अवामी खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की इत्तेहादी रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय हिमायत हासिल। तुर्बत हमले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब।
सोशल मीडिया पर भारत ने नेवल बेस में भारी नुकसान का प्रोपेगेंडा किया। मियांवाली एयरबेस हमले पर भी भारतीय सोशल मीडिया से झूठ पर मबनी मवाद की तशहीर की गई थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के जालिमाना हथकंडे, महासले और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। मकबूजा वादी जेल में तब्दील, 10 लाख फौज के हाथों निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी। बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल। टिकटों की फरोख्त शुरू। रावलपिंडी के मैचों की टिकटें कम से कम 500 रुपए में दस्तयाब। लाहौर में होने वाले मैचों की कम से कम टिकट 300 रुपए। सीरीज के 3 मैच रावलपिंडी और 2 लाहौर में होंगे। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खवातीन सिंगल्स के मुकाबले अमेरिका की डेनेली कॉलिंस और कजाकिस्तान की अलारीना फाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल में रूस की एकातेरिना और बेलारूस की विक्टोरिया शिकस्त से 2-4। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी बहुत अहमियत की हामिल है। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और माशी तरक्की के शोबों में मुआवनत बढ़ाएंगे। सदर बाइडन ने कहा कि पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए विफाक, सूबों और तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की और अवामी फलाह के फैसलों में इंतजामी रुकावटें नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना हमारा हदफ है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं हमें उन पर काबू पाना है। गुज़िश्ता 76 सालों में गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने मुल्क की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। निगरान दौरे हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की रिकवरी की गई और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से ठोस इकदाम उठाए गए। हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं और जो कर्ज़ों की हम एक इनडेफिनिट ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान की सनत व हरफत ज़राअत को फ़रोग़ दें, जिसके लिए SIFC भी एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज़्म बन चुका है। करप्शन है मैसिव, उसका ख़ात्मा 100% ये मेरी और हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। 2700 अरब रुपए के महसूलात से मुतालिक ट्रिब्यूनल्स में जेर समात मुकदमात को जल्द निपटाने की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FPR ट्रिब्यूनल्स के सरबराह मेरिट पर तैनात किए जाएंगे। 2700 अरब रुपया अगर इसका आधा भी ले लें यानी 1300 अरब रुपया, तो देखिए इस मुल्क की जो किस्मत बदल सकती है। मेरिट पर हम लेंगे ट्रिब्यूनल्स के हेड्स। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस विल बी अलाउड टू इंटरफेयर with this major surgery which we have to undertake collectively. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि बशाम वाक़या पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बार्टर ट्रेड और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के बहुत मौक़े हैं जिनसे इस्तिफ़ादा करना होगा। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दो तरफ़ा तिजारती हजम, बैंकिंग ताउन, फ़ज़ाई और कारोबारी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाह बहार ज़ाहिदान रेल रोड से वस्ती एशिया, यूरोप और तुर्किया के साथ तिजारत को फ़रोग़ दे सकता है। ईरानी सफ़ीर ने सदर सैयद इब्राहिम रईसी की जानिब से सदर पाकिस्तान को तहनीती पैगाम भी पहुँचाया। सदर आसिफ अली जरदारी से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें इसराइली फ़ौज के मज़ालिम और गज़ा की सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम इसराइली कब्ज़े के खिलाफ तवील जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिशें तेज़ करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत को सदर महमूद अब्बास का पैगाम पहुँचाया और फ़लस्तीनी अवाम की मुसलसल हिमायत और यकजहती पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तालीमी शोबे में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने गए, जहाँ उन्होंने शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात की। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने चीनी हुकाम को दहशतगर्दी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सबोताज करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा और मुश्तरका मंसूबे जारी रखे जाएंगे। बयान में पाकिस्तान के साथ मिलकर इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने क़याम अमन के लिए FC के अहम किरदार को सराहते हुए शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC के बहादुर जवानों ने क़याम अमन में कलीदी किरदार अदा किया है। इस फोर्स की इस्तादाद कार में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन अमन को सबोताज करने की साजिश कर रहा है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मजमूई कौमी पैदावार के तनासुब से टैक्सों में इजाफा, तवानाई के शोबे में नुकसानात में कमी और कौमी इदारों को खसारे से निकालना हमारी तरजीहात में शामिल है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी देने पर IMF ने कभी एतराज़ नहीं किया। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद जमील और दीगर बैंकर्स से मुलाकात की। मुलाकात में ज़र मुबादला के ज़खायर, टैक्स नेट को बढ़ाने और हुंडी और हवाला की हौसला शिकनी के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी आ रही है और फरवरी के महीने में तरसीलात ज़र में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। बाद में पंजाब चौरंगी डिफेंस में वाक़े यूटिलिटी स्टोर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए है और IMF ने कहा है कि टारगेटेड सब्सिडीज को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है टारगेटेड सब्सिडीज आर ओके, अनटारगेटेड सब्सिडीज दे आर नॉट ओके विद। टारगेटेड सब्सिडी जो एक तबका है माशरे का, राइट, विच इज द मोस्ट वल्नरेबल तबका, उसमें तो वो कह रहे हैं आप और बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज को बढ़ाकर 12.5 अरब तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल यूनिट्स के अलावा 300 स्पेशल यूनिट्स हैं जहां से आटा दस्तयाब हो रहा है। इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और वहां रखी गई अशिया की कीमतों का जायजा लिया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गॉन्ग बेल बजाने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि टैक्स दायरा कार में इजाफे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात की जा रही हैं। तफसील ज़मीर अब्बास से। सहाफ़ियों से बातें करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBR को डिजिटलाइज करने से इदारे की कारकर्दगी और इसकी शफाफियत में बेहतरी आएगी। निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए मौजूदा हुकूमत रोज़ाना और हफ्तावार निगरानी कर रही है। इस अमल के तेज होने से स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है। पावर सेक्टर में चोरी और लीकेजेस को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। इफ़ यू डोंट डू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अगर हम ये थेफ्ट और लीकेज नहीं रोकेंगे, हम उस विशियस सर्कल में हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टॉक एक्सचेंज में गॉन्ग बेल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई एक वजारत निजकारी के अमल को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसानात वाले इदारों की निजकारी अवलीन तरजीह है। इदारों की निजकारी के अमल को कामयाब बनाने के लिए PSX अहम पार्टनर है। तकरीब से खिताब करते हुए MD PSX फरूख ऐश खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खित्ते की बेहतरीन मार्केट बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है, ताहम ये तभी मुमकिन है जब PSX को दरपेश मसाइल हल किए जाएं। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए PSX की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटल करने की जरूरत है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे सरमायाकारों को एतमाद हासिल हो। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गॉन्ग बेल बजाकर PSX में कारोबार का आगाज किया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म ने सरकारी तकरीबात में रेड कारपेट के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी करते हुए तमाम सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए बिछाए गए सुर्ख कालीन पर पाबंदी आयद कर दी है। काबीना डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़रा और सरकारी अहदेदारों के दौरों और तकरीबात के दौरान रेड कारपेट का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए रेड कारपेट का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जमहूरियत के तसलसल और सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। रियासत रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। तफसील वक़ार हैदर से। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की इत्तेहादी जमातों के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सब ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला करने के लिए ये इत्तेहाद किया गया है। उन्होंने कहा शराकतदारों को बलोचिस्तान में भरपूर नुमाइंदगी दी है। बलोचिस्तान की जो डेवलपमेंट है, बलोचिस्तान की जो प्रोग्रेस है, बलोचिस्तान की जो बैड गवर्नेंस है, उसको बेहतर करने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे का बाजू बनेंगी, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनेंगी। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो एक पास्ट प्रैक्टिसेस होती रही हैं उनको डिस्करेज किया जाए और अच्छे प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जाए और जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको कंटिन्यू किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे, जहां इन दहशतगर्दों के हाइडआउट्स होंगे उन हाइडआउट्स पे जाएंगे और उनका पीछा करेंगे। बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि हम लीनियट हो जाएं और वो आकर हमारे एसेट्स पे हमलावर हो, हमारे लोगों पर हमलावर हो। गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वाज बिगर। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जहां पर हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हमें बार बार उनका जिक्र करना चाहिए, उनका तज़किरा करना चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जाफर मंदोखेल बोले, शुरू से ही मामलात तरतीब से और मिल बैठकर तय किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए सब मिलकर काम करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासे ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि इख्तिलाफात के बावजूद मिल बैठना ही जमहूरियत का हुसन है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सबसे बड़े मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम के तहत 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर एक साल में 150 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल ज़रई सेंटर्स बनाए जाएंगे। पहले मरहले में हर ज़िले में एक मॉडल सेंटर बनेगा, जिससे काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमा ज़राअत को हिदायत की कि हर फसल की पैदावार और तलब का मुकम्मल डेटा मुरतब किया जाए।
اور ناظرین، مودی کے دور حکومت میں انتہا پسند پالیسیوں کے تحت بھارت اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب دہشت گردوں کی جانب سے تربت نیول ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ حملے کو پاکستان کی بہادر مسلح فوج نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے ناکام بنایا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈے میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید تربت نیول ایئر بیس پر بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں حملوں کی تشہیر کرنا بھارت اور دہشت گردوں کی مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ 4 نومبر 2023 کو میاں والی ایئر بیس پر حملے کے شواہد بھی بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو مکمل مدد فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو عالمی برادری کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ پرعزم ہے کہ افغانستان کبھی دوبارہ دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بن سکے، اور اس سلسلے میں افغان طالبان پر واضح کیا گیا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ افغانستان اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ ناظرین، اسرائیل جنگ بندی سے مسلسل انکاری ہے۔ صہیونی فورسز سلامتی کونسل کی قرارداد کو پس پش ڈال کر غزہ پر شدید بمباری کر رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی وحشیانہ بمباری میں مزید 71 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی حملوں میں اب تک 32,623 فلسطینی شہید اور 75,092 زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض فوج نے الشفا ہسپتال کے اطراف 4 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے الشتی پناہ گزین کیمپ میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری کی، جس سے متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے مشرقی غزہ شہر پر بھی متعدد رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ غزہ میں غذائی قلت شدت اختیار کر چکی ہے۔ خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے انسانی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے، جس سے لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ غزہ میں شدید غذائی قلت کے پیش نظر دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقے میں خوراک، پانی، ایندھن اور طبی سامان سمیت بنیادی خدمات اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے تاکہ قحط کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ججوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر خوراک کی فوری ضرورت ہے۔ اور غزہ پر صہیونی دہشت گردی کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، اردن، یمن اور برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ امریکی شہر نیو یارک میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے اسرائیل کی سفاکیت اور نسل کشی کی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی شہریوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کیا اور اسرائیل سے غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اردن اور یمن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور آزاد فلسطین کا مطالبہ کیا۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے امریکہ میں نہ صرف عوامی بلکہ سرکاری حلقوں میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں انسانی حقوق کے امور پر کام کرنے والی امریکی محکمہ خارجہ کی اہلکار انیلے شلائن نے اسرائیلی جنگ کے لیے امریکی حمایت کے خلاف احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شہری پریشان ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ہتھیار بھیجتا رہے گا، انسانی حقوق کو فروغ دینے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ اور بہت سے لوگوں کے لیے اپنی رائے کے اظہار کا ایک طریقہ ہوگا۔ اسرائیل نے شام کے صوبہ حلب پر فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں فوجیوں سمیت 42 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جاں بحق اور زخمیوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ صہیونی فضائیہ نے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو قریبی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حلب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بڑے دھماکے ہوئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل اور خطے میں پائیدار امن و ترقی کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی فوجیوں کے مکمل انخلاء اور تمام کالے قوانین کی منسوخی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے حالیہ بیان کو گمراہ کن قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر میں نافذ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو منسوخ کرنے اور علاقے میں تعینات فورسز اہلکاروں کی تعداد میں کمی لانے پر غور کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی رہنما ایک طرف کالے قوانین کی منسوخی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان قوانین کا بے دریغ استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔
مقبوضہ علاقے میں عملاً مارشل لاء نافذ ہے اور قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کا قتل، بلا جواز گرفتاری، خواتین کی بے حرمتی اور جبر و استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں کا مذموم سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کے ایم ایس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی منفرد شناخت اور ثقافت سے محروم اور ان پر اپنا ہندتوا ایجنڈا مسلط کرنے کے مذموم منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت مقبوضہ علاقے میں قبل از اسلام ہندو تہذیب و تمدن کو زندہ کرنے کے آر ایس ایس کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ رپورٹ میں کشمیریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تحریک آزادی اور کشمیریوں کی منفرد شناخت کے خلاف مودی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں۔ ضلع رامبن میں سری نگر جموں شاہراہ پر ایک مسافر گاڑی پھسل کر گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی افواج میں خودکشیوں کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں کا ذہنی توازن بگڑنے لگا ہے اور مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 27 مارچ کو جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے خودکشی کے واقعات عام ہیں۔ جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ وادی میں 596 سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج میں خودکشی کے بڑھتے رجحان پر بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جموں کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم سے بھارتی فوجی بھی نالاں ہیں اور ناقص پالیسیوں سے تنگ آ کر ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی اطلاعات کے مطابق اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی فورسز کے نصف سے زیادہ اہلکار شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ناظرین، مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کی ہوس حد سے زیادہ بڑھنے لگی ہے اور آن لائن جریدے دی ڈپلومیٹ نے مودی سرکار کی نام نہاد جمہوریت کی حقیقت آشکار کر دی ہے۔ عام انتخابات سے کچھ دن قبل ایک طرف اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو پارلیمنٹ سے بے دخل کر دیا گیا تو دوسری جانب 140 ممبران کو سوال پوچھنے پر معطل کر دیا گیا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت میں موجودہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کا بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی ایجنسیوں نے اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء اعلیٰ کو بھی منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مودی سرکار اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کو ڈرا دھمکا کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے پر بھی مجبور کر رہی ہے۔ دی ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے سلیکشن کمیشن کو تبدیل کر کے الیکشن کمشنروں کی تقرری کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی رد کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کون کون ایوان بالا میں بلوچستان کی نمائندگی کرے گا، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ فارم 55 کے مطابق 7 جنرل سیٹس پر پی ایم ایل این کے سیدال ناصر اور آغا شازیب دورانی، پیپلز پارٹی کے سردار عمر گورگیج، نیشنل پارٹی کے جان محمد بولیدی، جے یو آئی کے احمد خان، اے این پی کے ایمل ولی اور سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ آزاد حیثیت سے الیکٹ ہوئے۔ ایمل ولی مولانا فضل الرحمان کے پشن سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کی دوسری سیاسی شخصیت ہیں جو اب ایوان بالا میں بلوچستان کی نمائندگی کریں گے۔ خواتین کی 2 سیٹس پر پی ایم ایل این کی راحت جمالی اور پیپلز پارٹی کے حسنہ بی بی کا انتخاب بھی بلا مقابلہ ہوا۔ ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر جے یو آئی کے مولانا عبدالواسع اور پیپلز پارٹی کے بلال مندوخیل بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سینٹ انتخابات میں جنرل سیٹس پر 8، ٹیکنوکریٹس میں 7 اور خواتین کیٹیگری میں 5 امیدواروں نے دستبرداری، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی نشستوں کے لیے 1 امیدوار پی ایم ایل این کے مصلح الدین مینگل نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے ازبکستان کے سفیر ایبک عارف عثمانوف نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے تجارتی حجم بڑھانے کے لیے بہتر روابط اور نئے تجارتی مواقع کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے کاروباری برادری کو سہولتوں کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا۔ ازبک سفیر نے بزنس ٹو بزنس اور حکومتوں کے درمیان معاہدوں کے ذریعے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ملک مختار احمد نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال کی آپریشنل کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ ڈاکٹر مختار احمد نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی جو او پی ڈی میں شام کی شفٹوں کا آغاز، گردے اور جگر کی پیوندکاری کے لیے وقف مراکز کے قیام کی نگرانی کرے گی۔ انہوں نے ہسپتال کی افرادی قوت کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں ترکی سفارت خانے کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ خصوصی اور یتیم بچوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار کا اہتمام ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو نے کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کریں۔
انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کے لیے جو نجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ضم شدہ اضلاع میں پولیس کو گاڑیوں اور دیگر جدید آلات کی فراہمی کے لیے اسکیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پولیس کے لیے 7 ارب 67 کروڑ روپے کی لاگت سے گاڑیاں اور جدید آلات خریدے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مستحق افراد کو عید پیکج دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے 2050 پولیس شہداء کے خاندانوں کو بھی 10-10 ہزار روپے عید پیکج دینے کی منظوری دی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے نمائش چورنگی کراچی پر واقع JDC فری لیب میں دنیا کی جدید ترین مشین کا افتتاح کیا۔ سنائب ڈائگنوسٹک کی CX8 مشین 1 گھنٹے میں خون کے 300 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ فلاحی کاموں میں JDC کا کردار قابل تحسین ہے، جبکہ ادارے کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے فری ٹرانسپورٹ سروس، کمپیوٹر کورسز اور تعلیم کے شعبے میں بھی خدمات قابل ذکر ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے فلاحی اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ناظرین، مظفر آباد میں وفاقی حکومت کے ادارے نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نیوٹیک کے پروگرام کے تحت IT کے مختلف کورسز کی کامیابی سے تکمیل پر مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ ملک سے بے روزگاری کے خاتمے اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی جانب سے آزاد کشمیر ٹیوٹا کے ذریعے اجرا کردہ فنی مہارتوں کے پروگرام سے آزاد کشمیر کے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ مظفر آباد کے ایک نجی ادارے میں اس پروگرام کے تحت IT، آفس آٹومیشن اور گرافک ڈیزائننگ جیسے کورسز کے کامیاب اجرا کے بعد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں کورس مکمل کرنے والے 75 طلباء کو اسناد دی گئیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ ملک میں معیاری اور پیشہ ورانہ مہارت پر مبنی ہنر کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت کی جگہ بنانے کے لیے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو ٹریڈز ہیں، چاہے وہ میکینیکل کا ہے، چاہے وہ الیکٹریکل کا ہے، چاہے وہ الیکٹرانکس کا ہے، ان سب کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ دنیا بھر میں بھی کھپت ہو، ہمارے اپنے ملک کے اندر کھپت ہے۔ جی، کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے ہم اس وقت تک کم از کم 1000 سے اوپر بچہ فری کر چکے ہوئے ہیں، اور اس بار بھی ہمارے پاس ہر ادارے میں 20 بچے موجود ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت کامیاب جوان پروگرام میں 10 ٹریڈز ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا اور انہوں نے اپنی آپ لوگوں کے سامنے یہیں پہ اپنی سکسیسفل سٹوری بھی سنائی کہ جس میں ماشاءاللہ وہ اس وقت کورس مکمل کرنے کے بعد رننگ کر رہے ہیں، اس وقت آف لائن بھی کام کر رہے ہیں، آن لائن بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر فارغ التحصیل طلباء نے اپنے کامیاب فری لانسنگ کیریئر کے بارے میں شرکاء کو بریف کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ نجی تنظیم کے تعاون سے ٹھٹھہ کے 83 اسکولوں میں تدریسی عمل بحال کر دیا گیا ہے۔ تفصیل مرزا حسن بیگ سے۔ برسات اور سیلاب نے جو پورے ضلع کے اندر شدید تباہیاں مچائی تھی اور زمینیں، گھر سب کچھ تباہ ہو گئے تھے، وہاں سب سے نقصان ہوا تھا وہ تعلیمی اداروں کو ہوا تھا، ان کی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں، سینکڑوں بچے جو تھے وہ تعلیم سے محروم ہو گئے تھے، اور حکومت کی طرف سے کہیں کہیں تو کام شروع ہوا تھا، جہاں کام نہ ہو سکا وہاں غیر سرکاری ترتیب نے یونیسیف کے ساتھ جو ہے وہ ضلع بھر میں کام شروع کیا، 4 تعلقوں کے اندر کام شروع کیا۔ اس میں کچھ اسکولوں کی ریپیئرنگ کرا کے گئی، کچھ اسکولیں جو بالکل جن کی عمارتیں گر چکی تھیں ان کو کمرے بنوا کے دیے گئے ہیں، جہاں کمرے اور عمارتوں کی عمارت نہیں ہو سکی وہاں ٹینٹ دیے ہیں۔ اس طرح پورے ضلع کے اندر جو سینکڑوں بچے تعلیم سے باہر سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ تعلیم حاصل کریں۔ 83 اسکولس میں ہم کام کر رہے ہیں، جس میں سے 36 ہم نے ٹینٹ دیے ہیں، 43 ہم مائنر ریپیئر کرا رہے ہیں۔ مائنر ریپیئر مطلب کہ رنگ روگن بھی کروا رہے ہیں اسکولس کا، اور اس کے علاوہ 4 اسکولس جو ہے نا وہ ہم لو کاسٹ میں نئے 2 روم بنا کے دے رہے ہیں واش روم وغیرہ کے ساتھ۔ یونیسیف اور تھردی والوں کی کوارڈینیشن سے یہ ٹینٹ ہمیں ملا ہے، اور نہ فقط یہ ٹینٹ ملا ہے بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو باقی ایسیسریز ہیں، جتنی چٹائیاں آپ دیکھ رہے ہو، میٹس دیکھ رہے ہو، اور ٹیچنگ کٹس کے جو پڑے ہوئے سارا سامان، جو بھی مٹیریل یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اور جو لگا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ان کی دین ہے۔ بچوں کو نہ صرف یہ چھت میسر کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتابیں، ان کو اسپورٹس کا سامان، ان کو ضرورت ہے زندگی کی دوسری چیزیں، واش روم، اور یہاں تک کہ جو سولر لائٹ بھی کافی اسکولوں کو دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی کی فراہمی جاری ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ازکا مقصود۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को 19 बुनियादी अशिया खुर्दोनोश पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन को भी खसूसी रियायत मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे, चीनी, दूध और मशरूबात पर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि बेसन और खजूर ऑयल, दालें और चावल आम मार्केट से रियायत पर दी जा रही हैं। हमारे पास वाफर मकदार में स्टॉक पड़ा है। जो लोग BISP में रजिस्टर्ड हैं वो आते हैं, अपना ID कार्ड देते हैं, महीने में 5 किलो घी, 5 किलो चीनी, 20 किलो आटा, दालें, इसी तरह चाय है, शरबत है, खजूर वगैरह है, मसाला जात है, 19 आइटमों पे जिस पे वो सब्सिडी मिल रही है वो वाफर मकदार में पड़ी है, वो आवाम ले रही है। जी हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है, बाहर की निस्बत यहाँ सस्ता सामान मिलता है। वज़ीर आज़म ने जो पैकेज दिया ना उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते दामों अशिया खुर्दोनोश की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम को रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम बाजार से कम कीमत पर अशिया की फराहमी रमजान के इख्तिताम तक जारी रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स माह मुक़द्दस में अवामुन्नास को बुनियादी और ब्रांडेड अशिया ओपन मार्केट से कम कीमत पर मुहैया करते रहेंगे। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तहसील आरिफ वाला के अवाम भी यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी काशिफ रिजवान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत तहसील आरिफ वाला में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 से ज़ायद ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी, दाल, बेसन, खजूर, चावल, मसाला जात और मशरूबात मार्केट से कम कीमत पर फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये एक फलाही और मिसाली इक़दाम है जिससे आम आदमी को खातिर ख्वाह रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर शहबाज शरीफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। चीनी हमें 109 रुपये मिली है, घी 335 रुपये, आटा 648 रुपये की थैली, बाकी चीज़ों से सानू डिस्काउंट मिला। शहबाज शरीफ का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि सानू बाजार नालों घट रेट ते सौदा दे रहे हैं। घी है यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे, उसमें भी वो 335 रुपए में मिल रहा है, जबकि बाजार में उसका रेट दुगना है, डबल है और आवाम को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 10 किलो आटा 648 में, घी 335 रुपए किलो, चीनी 109 रुपए किलो, जबकि दाल, चने, चावल 25 रुपए फी किलो, बेसन, खजूर 50 रुपए फी किलो और दीगर अशिया भी कम कीमत पर मुहैया की जा रही हैं। सब्सिडी का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। चौधरी काशिफ रिजवान, PTV न्यूज़, आरिफ वाला। नाज़रीन, इफ्तारी कराने का कार खैर अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही मकबूल और पसंदीदा आमाल में से एक है। लाहौर से वरदा सलीम की रिपोर्ट। माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना तो है। इस महीने में लोग रोजा रखने के साथ साथ हर वो अमल करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के नजदीक पसंद किया जाता है। इस मकसद के लिए माह रमजान में अहले ईमान अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम करते हैं। खवातीन दिन भर अफ्तारी के लिए मजे मजे के पकवान तैयार करती हैं। बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना है। मैंने अपने घर वालों की आज अफ्तारी कराई है। पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, चिप्स वगैरह मैंने तैयार की है। शहरियों का कहना है कि अफ्तारी में समोसे, पकौड़े और मुख्तलिफ इकसाम के खानों से रोजे और अफ्तारी का मजा दुबाला हो जाता है। हम बहन भाइयों को एक साथ निशिस्त पर बिठाकर ये अल्लाह ताला की निमतों का शुक्र अदा करने का एक बहाना मिलता है और इसकी बरकतें, रहमतें, फजीलतों को समेटने का एक समा है। आज मैं अपने भाई की तरफ आया हूँ और उन्होंने इफ्तारी का एहतमाम किया है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार की हैं। अल्लाह ताला इसी तरह दस्तरखान सजाए रखे। माह सयाम के दौरान एक दूसरे की अफ्तारी का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है और यूं अहले ईमान मिल बैठकर रोजा भी खोलते हैं और ढेरों सवाब भी हासिल करते हैं। माह रमजान में जहाँ फर्जंदाने तौहीद बरकतों और सादतों से मुस्तफीद होते हैं, वहीं रब्बुल इज्जत के नजदीक हर वो नेक काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद होता है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में खवातीन के मलबूसात, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसील बता रही हैं शुमाइला शबीर। ईद की खरीदारी के लिए शहरी बाजारों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में लाहौर के एक मकामी होटल में खरीदारी के लिए खुसूसी रमजान नुमाइश का एहतमाम किया गया ताकि खवातीन ईद की खरीदारी एक ही छत तले कर सकें। नुमाइश में मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से मसनूआत रखी गयी थीं, जिनमें मलबूसात, मेकअप का सामान, जिल्द की निगहदाश्त की मसनूआत, हैंड बैग्स, ज्वेलरी,
परफ्यूम्स और दीगर अशिया शामिल थीं। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स, अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं, कॉस्मेटिक रेंज लेके आए हुए हैं और मेडिकल से रिलेटेड लोग पाएंगे। आपको मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स यहाँ मिलेंगे, क्लोथिंग से लेके ज्वेलरी से लेके सारे ब्रांड। हम बहुत रीजनेबल प्राइस में होम बेस्ड बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। लाहौर में नुमाइश हो और खाने पीने की अशिया न हो, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि नुमाइश में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। पीपल आर हैप्पी एंड कमिंग एंड एंजॉयिंग। हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज वे से प्रेजेंट कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे ब्रांडेड बैग्स भी हैं, हैंडमेड कैंडल्स भी हैं, बकेट्स भी हैं। नुमाइश में जहाँ शहरियों को सस्ते दामों मुख्तलिफ अशिया एक ही जगह पर दस्तयाब थी, वहीं मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाली खवातीन की हौसला अफजाई का जरिया भी था ताकि वो अपने कारोबार को वुसअत दे सकें। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ग्रीन कॉरपोरेट और लाइव स्टॉक इनिशिएटिव जदीद ज़राअत मवेशियों की अफजाइश के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कॉरपोरेट एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ज़राअत और लाइव स्टॉक में जिद्दत ला रही है। इक़दाम का मकसद ज़राअत और लाइव स्टॉक में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदावार बढ़ाना है, जो पाकिस्तान में खुराक की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम जनूबी वज़ीरिस्तान में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में जनूबी वज़ीरिस्तान से बड़ी तादाद में नौजवानों बिलखुसूस ख़वातीन ने शिरकत की। कन्वेंशन में क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों, नज़रिया पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार की अहमियत पर जोर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात बिलखुसूस कुदरती वसाइल, ज़राई तरक्की और मोबाइल सर्विस की बेहतरी के लिए की गई कोशिशों को सराहा गया। तकरीब में IGFC खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और अस्करी हुक्काम की कसीर तादाद भी शरीक थी। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खुरमंग के दूर उफ्तादा गाँव गंबापारी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल और डेंटल कोर ने शिरकत की। मेडिकल कैंप के दौरान 743 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिनमें 220 मर्द, 246 खवातीन और 224 बच्चे और 53 डेंटल मरीज शामिल थे। मुफ्त तिब्बी मुआयने और अद्वियात की फराहमी पर इलाका मकीनों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर और यहाँ आपको बताएं, मॉस्को सिटी हॉल पर 22 मार्च को दहशतगर्दाना हमले में 100 से ज़्यादा अफराद की जिंदगियां बचाने वाले मुसलमान नौजवान इस्लाम खलीलोफ को बहादुरी के एतराफ़ में तमग़ा जुर्रत दिया गया। रूस की हुकूमत ने नौजवान को बहादुरी के एतराफ़ में इस एजाज़ से नवाजा है। इस्लाम खलीलोफ को मेडल मॉस्को की मरकज़ी जामे मस्जिद में दिया गया। नौजवान क्रॉक्स सिटी हॉल का आर्जी मुलाजिम है, जिसने हमले के दौरान जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए 100 से ज़्यादा लोगों को हंगामी रास्ते के ज़रिए हॉल से बाहर निकाला और महफूज मकाम पर पहुंचाया। हमले में 139 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। जनूबी अफ्रीका के शिमाली इलाके में एक मुसाफिर बस पुल से गिर गई। हादसे में 45 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। मुसाफिर बस बोत्सवाना से जनूबी अफ्रीका के इलाके की जानिब जा रही थी कि अचानक लिम्पोपो की सरहदी इलाके में पुल से गिरते हुए हादसे का शिकार हो गई। वजारत मवासलात का कहना है कि बस बेकाबू होकर पुल पर मौजूद रुकावटों से टकराती हुई नीचे जा गिरी। हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी हैं। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क का कहना है कि दुनिया किसी नई जंग के दौर में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल हर चीज़ का तयन करेंगे, ताहम जंग अब माजी की बात नहीं रही। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल 1 साल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का हालिया सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। तफसील देखिए सदफ अफसल की इस रिपोर्ट में। रमजान के आगाज से ही बादल और धूप की आंख मचोली जारी है। दूसरे अशरे में मौसम जरा गर्म हुआ तो साथ ही बारिशों की नवीद सुना दी गई। गुज़िश्ता रोज भी वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के बलाई हिस्सों में वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई करते हुए कहा है कि बारिशों का ये सिलसिला 31 मार्च तक जारी रह सकता है। वेदर स्पेल तो आइंदा 2 रोज के तक रहेगा, संडे तक ऑलमोस्ट रहेगा और अगले वीक से मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में
موسم خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور ملک کے میدانی علاقے ہیں ان میں دن کے درجہ حرارت میں جو ہے وہ بتدریج اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے نیکسٹ ویک کے اندر۔ تو موسلادھار بارش کے باعث جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں لینڈ سلائڈس کا اندیشہ بھی رہے گا اور فلیش فلڈنگ کا اندیشہ بھی ہے ان علاقوں میں۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے موسم قدرے بہتر رہے گا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، وسطی اور بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر یالہ باری کی بھی توقع ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی توقع ہے، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی توقع ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ مٹھی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہید بے نظیر آباد میں 38، فیصل آباد 33، ملتان میں بھی 33، جبکہ سرگودا میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لاہور میں 33، کراچی 31، پشاور میں 30، جبکہ کوئٹہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔